विराटनगर राज्य के एक शांत से गांव में भोला नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी बीमार पत्नी कमला के साथ रहता था। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैलने लगीं, भोला रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था। तभी भीतर से कमला की तेज और लगातार खांसी की आवाज आई, जिसने उसे कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। अरे अरे, क्या हुआ कमला? तुम ठीक तो हो न? मुझे तो लगता है ये बीमारी मेरी जान ही ले लेगी। चुप रहो, ऐसी मनुष्य बातें मत करो। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? अब मैं तुम्हारे लिए और बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी वजह से तुम हमेशा चिंता में रहते हो। कमला बस करो, ऐसी करली बातें मत कहो। हाँ, हालातों ने मुझे तोड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पत्थर सा मजबूत खड़ा हूँ। तुम्हारा इलाज मैं सबसे बड़े वैद्य से करवाऊंगा, चाहे अपनी जान क्यों न लगा दूं। तुम्हारा हाथ मैं आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। हम साथ आए हैं तो अंत तक साथ ही रहेंगे। इतना कहकर भोला सीधा अपने गांव के जमींदार के हवेली की ओर चल पड़ा। विराटनगर में जितने भी कुम्हार थे, वे चाहे कितनी भी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाएं, उन्हें सीधे बाजार में बेचने की इजाजत नहीं थी। हर कुम्हार को अपने बनाए बर्तन जमींदार को ही देने पड़ते और बदले में जमींदार उन्हें बेहद कम दाम चुकाता। उस दिन सुबह सुबह भोला को अपने दरवाजे पर देखकर जमींदार हैरान रह गया और चौंक कर बोला, अरे भोला, आज खेतों से मिट्टी लाने की बजाय मेरे घर कैसे आ गए? क्या आज बर्तन बनाने का इरादा नहीं है? जमींदार साहब, मेरी पत्नी की तबीयत अब बहुत बिगड़ गई है। उसकी ये हालत मुझसे और देखी नहीं जाती। अरे, तुम्हारी औरत तो कब से बीमार पड़ी है, इसमें मैं क्या करूं? मेरा काम बर्तन लेना है, इलाज करना नहीं। जमींदार साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ तो ठीक है बोला, जितने बर्तन बनाए थे उनके पैसे मैं दे चुका हूँ। अब और क्या चाहिए? मैं कोई दानशाला खोलकर बैठा हूँ क्या? जमींदार साहब, आप मेरे ही हाथ के बने बर्तनों की जो कीमत देते हैं, उससे तो मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बन पाती है। अब जब पेट भरने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा, तो मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊं? भोला की बात सुनकर जमींदार का चेहरा तमतमा उठा। आंखों में गुस्से की लाली भरते हुए वह गरज कर बोला, सुन भोला, जितना मैं तुझे देता हूँ उतना ही बाकी कुमारों को भी देता हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। और रही तेरी पत्नी की बात, अरे वो जिए या मरे, उससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? अब निकलो यहाँ से और दोबारा ऐसे रोने धोने मत आना। जमींदार का इतना निर्दयी जवाब सुनकर भोला का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप सिर झुकाए हवेली से बाहर निकल गया। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि सामने से गांव का मुखिया आता दिखा। अरे भोला, क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है? आप तो जानते ही हैं मुखिया जी, मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है। आज तो उसकी हालत और भी बिगड़ गई है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ भोला, लेकिन तुम अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे वैद्य से क्यों नहीं करवा लेते? अरे मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, मैं एक साधारण कुम्हार हूँ, जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ।
सब जमींदार को ही बेचने पड़ते हैं, और वो भी इतने कम दाम देता है कि ये बात तो पूरे गांव में मशहूर है। हाँ भोला, ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जमींदार ने हमारे गांव के सारे कुम्हारों का जीना हराम कर रखा है। पहले तो उसने मिट्टी के नाम पर सबको कर्ज दिया, फिर भारी ब्याज लगाकर उनके घर मकान अपने नाम करवा लिए, और अब उनकी मेहनत से बने बर्तनों को औने पौने दाम में खरीदकर उन्हें और भी सताता है। हाँ मुखिया जी, अगर कोई भी कुम्हार उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो जमींदार उसके घर पर कब्जा कर ले पाए और फिर उसे उसी के घर से धक्के देकर सड़क पर फेंक दे पाए। हम जैसे गरीबों के पास न ताकत है न सहारा, ऐसे में इंसान करे भी तो क्या करे। बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक अच्छे वैद्य को जानता हूँ। आज शाम मैं उसे तुम्हारे घर ले आऊंगा। जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूंगा। आखिर तुम्हारा दुख मेरा भी दुख है, और गांव का मुखिया होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी तुम्हारे साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है, ठीक है? मुखिया की बातें सुनकर भोला चुपचाप गांव के खेतों की ओर चल पड़ा। खेतों के किनारे पर मिट्टी का बड़ा सा ढेर जमा था, जहां से भोला और गांव के बाकी कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लिया करते थे। भोला ने वहां से मिट्टी बोरी में भरी, उसे कंधे पर उठाकर घर लाया और आंखों में आंसू लिए चाक पर बर्तन बनाने बैठ गया। शाम होते होते मुखिया वादा निभाते हुए वैद्य को लेकर भोला के घर पहुंचा। वैद्य ने भीतर जाकर कमला की ओर देखा, फिर गंभीर नजरों से भोला की तरफ मुड़कर कहा, देखो भोला, तुम्हारी पत्नी की हालत काफी गंभीर है। उनकी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। अगर सही समय पर इन्हें जड़ी बूटी नहीं दी गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये सुनकर भोला का दिल बैठ गया। वह घबराहट में कांपते हुए बोला, क्या? तो फिर जल्दी बताइए वैद्य जी, वो कौन सी जड़ी बूटी है और कहाँ मिलेगी? मैं अभी इसी वक्त लेकर आता हूँ, बस आप बताइए। बोला, उस जड़ी बूटी को इस पूरे संसार में केवल विराटवर राज्य के एक बड़े वैद्य ही तैयार करते हैं, लेकिन वो इसे बहुत भारी दाम में बेचते हैं। आप बस मुझे बताइए वैद्य जी, वो कितने दाम लेते हैं? चाहे जितने भी हो मैं लेकर आऊंगा, बस आप बताइए। देखो बोला, अगर तुम्हारे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं तो तुम बड़ी आसानी से वो जड़ी बूटी खरीद सकते हो। तुम्हारी पत्नी की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अब सोच लो, यही उपाय है। अच्छा, मैं चलता हूँ, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही भोला का चेहरा उतर गया, क्योंकि सच्चाई तो यह थी कि उसने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी रकम देखी ही नहीं थी। भोला की उदासी देखकर मुखिया का मन भी भारी हो गया। उसने आह भरते हुए भोला से कहा, हाँ भोला, देखो, अगर बात 2-4 स्वर्ण मुद्राओं की होती तो मैं खुद तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन 100 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो मेरी भी हैसियत से बाहर हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया भी भोला के घर से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही भोला की आंखों में आंसू उमड़ आए और वह बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा। मेरे लिए अपने कीमती आंसू मत बहाओ। कमला, काश मैं इतना गरीब और लाचार ना होता। इतना कहकर भोला चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह खुले आकाश की ओर देखने लगा, मानो कोई जवाब खोज रहा हो, और देखते देखते
उसकी आंखों से आंसू ढलकने लगे। मैं विराट नगर के उस वैद्य के पास जरूर जाऊंगा। उनसे कहूंगा कि वे मुझे वह लेप वाली जड़ी बूटी दे दें। उसके बदले में उम्र भर उनकी गुलामी करूंगा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। अगले दिन भोला विराट नगर के उस वैद्य के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। भोला ने पास खड़े एक व्यक्ति से धीरे से पूछा, मुझे वैद्य जी से मिलना है। अरे क्या बताऊं, वैद्य जी जंगल से घर लौट रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह घायल हो गए और फिर वे इस संसार को छोड़कर चले गए। यह खबर सुनते ही भोला के दिल की आखिरी उम्मीद भी राख हो गई। उसकी आंखों में नमी और कदमों में ऐसा बोझ था मानो पूरी दुनिया उसके कंधों पर लदी हो। चुपचाप सिर झुकाए टूटे मन के साथ वह अपने घर की ओर लौट पड़ा, जहां हर कोना अब और भी सूना लग रहा था। उधर भोर की सुनहरी किरणें अभी महल की ऊंची ऊंची दीवारों को चूम ही रही थीं कि राजा भोज अपने विशाल दरबार में बेचैनी से चक्कर लगा रहे थे। उनके माथे पर चिंता की सिलवटें थीं, आंखों में गहरी सोच की परछाई, जैसे किसी अनदेखे संकट का बोझ मन पर दबा हो। तभी दरबार के भव्य द्वार से उनके विश्वास पात्र मंत्री राजनाथ सिंह तेज कदमों से भीतर आ पहुंचा। मंत्री राजनाथ सिंह, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा हम लंबे समय से कर रहे थे। मैं जानता हूँ महाराज। जब तुम्हें सब मालूम है तो यह भी बताओ, महल का साई सुनार अब तक हाजिर क्यों नहीं हुआ? क्या उसे अपने राजा का आदेश हल्के में लेना मंजूर है? मैं अभी उसी के पास से आ रहा हूँ महाराज। उसने आपके लिए ऐसा अद्भुत और अनुपम मुकुट गढ़ा है कि जिसे देख आसपास के सभी राज्यों के महाराज जलन से तिलमिला उठेंगे और आपकी महिमा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। वाह 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 मंत्री, तुम्हारे ये सब तो हमारी उत्सुकता की ज्वाला में घी डाल रहे हैं। अब तो प्रतीक्षा असहनीय हो रही है। चलो जल्दी करो, हमें तुरंत वह मुकुट देखना है। राजा भोज के इतना कहते ही महल का शाही सुनार हाथों में रेशमी कपड़े में लिपटा एक अनुपम मुकुट थामे दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, स्वर्ण और रत्नों से जड़ा वह मुकुट मानो स्वयं सूरज की आभा बिखेरने लगा। मुकुट को राजा के सामने रखते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, जैसे मैंने आपको वचन दिया था वैसा ही यह मुकुट है। एक ऐसा अद्वितीय रत्न जड़ित शिल्प जिसे देखकर आपकी आंखों में प्रसन्नता की चमक और हृदय में गर्व का आलोक अवश्य बढ़ जाएगा। देखिए, यह मुकुट आपके मस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए ही जन्मा है। वाह वाह, अद्भुत साई सुनार, तुमने सचमुच हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। यह मुकुट नहीं, मानो देवताओं का आशीर्वाद है जो हमारे मस्तक को अलंकृत करने के लिए धरती पर उतरा हो। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। सुनार संतोष भरी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। राजा भोज ने मुकुट को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। सोने की चमक और रत्नों की आभा ने उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। क्या हुआ महाराज? आप इस मुकुट को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? मंत्री राजनाथ सिंह, इस मुकुट के मध्य का स्थान कुछ वीरान सा प्रतीत हो रहा है। हमारी नजर को यह अधूरा सा लग रहा है। यदि महाराज की आज्ञा हो तो इस मध्य भाग को शुद्ध सोने से जड़वा देते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं मंत्री,
इस मुकुट के मध्य भाग पर साधारण सोना नहीं, बल्कि ऐसा रत्न होना चाहिए जिसकी चमक हमारे राज्य की शान बन जाए। कुछ ऐसा जो इस मुकुट को अमर बना दे। महाराज, आप ठीक कहते हैं। मुझे एक अद्भुत साधु का स्मरण हो रहा है। ऐसा साधु जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है और जिसकी दृष्टि भविष्य तक देख लेती है। मुझे विश्वास है वह हमें अवश्य बताएगा कि इस मुकुट के मध्य में क्या सजाना चाहिए, जिससे इसकी महिमा चिरस्थायी हो जाए। हाँ, ठीक है। जाओ, साधु को हमारे महल में लेकर आओ। राजा भोज की बात सुनकर मंत्री राजनाथ सिंह शीघ्रता से महल से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद राजा भोज महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और माथे पर हल्की सी चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। अचानक बगीचे के द्वार से मंत्री राजनाथ सिंह प्रकट हुए। उनके साथ एक तेजस्वी साधु थे, जिनके मस्तक पर गेरुए रंग का तिलक चमक रहा था और आंखों में गहरी रहस्यमयी ज्योति थी। राजा भोज ने साधु का स्वागत करते हुए कहा, आइए पूज्यवर, हमारे महल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी उपस्थिति से यह प्रांगण आज पावन हो उठा है। कृपया भीतर पधारिए। नहीं राजन, मैं दरबार की औपचारिकताओं से दूर ही रहता हूँ। आप जो भी कहना चाहें यहीं बगीचे की खुली हवा में कहिए। राजा भोज ने अपने हाथों में थामा मुकुट साधु की ओर बढ़ाया और गंभीर स्वर में बोले, साधु महाराज, देखिए, इस मुकुट का मध्य भाग रिक्त है। कृपया अपना ज्ञान देकर मार्गदर्शन करें। ऐसा क्या रखे यहाँ की इसकी शोभा, चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा दोनों को मात दे दे। साधु ने मुकुट को ध्यानपूर्वक निहारा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी सोच उतर आई। फिर धीमे और रहस्यमय स्वर में उसने राजा भोज से कहा, विराटनगर राज्य के दाहिने ओर एक रास्ता जाता है। हाँ, जाता तो है, पर उस ओर एक ऐसा जंगल पड़ता है जो रहस्यों और अनकही कहानियों से भरा है, जहाँ जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ राजन, आपने सही कहा। उस रहस्यमयी जंगल में एक अत्यंत सुंदर झील बहती है। कहते हैं उस झील के किनारे एक अद्भुत फूल उगता है। जो भी उस फूल को तोड़ने में सफल हो जाए, वह फूल पल भर में रंग बिरंगी किरणों से जगमगाते एक अनुपम रत्न में बदल जाता है। और वह रत्न जब आपके मुकुट के बीच चढ़ा जाएगा तो उसकी चमक सबको मोहित कर देगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उस पत्थर को ले आएंगे महाराज। नहीं राजन, इतना आसान नहीं है। वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। अगर आप उस पत्थर को अपने मुकुट के बीच जड़ देंगे तो आपका मुकुट एक चमत्कारिक मुकुट बन जाएगा। इसे पहनकर आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि सबसे बड़ा योद्धा भी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। और हाँ महाराज, उस पत्थर में एक और अद्भुत शक्ति है। यदि उसे किसी बीमार मनुष्य के सिर पर छुआ दिया जाए तो चाहे उसे कितनी भी भयानक या अजीब बीमारी क्यों ना हो, वह तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। महल के बगीचे के ठीक पीछे भोला खड़ा था, जो मिट्टी लेने आया था ताकि अपने बर्तन बना सके। लेकिन साधु और राजन की बातचीत देखकर वह यहीं ठहर गया। भोला काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। सारी बातचीत सुनने के बाद उसने अपने आप से बुदबुदाया, अगर मैं उस पत्थर को पा गया तो मेरी पत्नी फिर से मुस्कुराएगी, उसकी बीमारी मिट जाएगी। और सिर्फ वो ही नहीं, हमारे गांव के वे लोग भी ठीक हो जाएंगे
जो गरीबी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे। हाँ हाँ, मैं उस पत्थर को हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं अभी निकलता हूँ। भोला ने बिना एक पल गंवाए केशव नगर के दाईं ओर कदम बढ़ा दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, रास्ता और भी सुनसान और घना होता जाता। पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियां आपस में इस तरह मिली हुई थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती। पत्तों के बीच से आती रहस्यमयी सरसराहट और दूर से सुनाई देती जंगली पक्षियों की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। भूखा प्यासा थका हारा भोला झाड़ियों को चीरता, बेलों को हटाता, अपने हौसले के सहारे आगे बढ़ता चला गया। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही ख्याल उसके मन में था, वो चमत्कारी पत्थर। आखिर वह झील कहाँ गई जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे? भोला हांफते हुए चारों ओर देखने लगा। चारों तरफ बस पेड़ों की कतारें, उलझी हुई बेलें और सूखी पत्तियों की चरमराहट थी। झील का तो नामो निशान भी नहीं था। सूरज अब ढलने को था और जंगल की परछाइयां लंबी होती जा रही थी, मानो उसे घेरने लगी हो। तभी भोला को दूर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ कुछ नजर आया। ने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर ली। कुछ ही देर में भोला एक झील के किनारे खड़ा हुआ था, जहां पर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक सुंदर फूल उगा हुआ था। हाँ, लगता है यह वही फूल है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। भोला ने धीरे से मन ही मन कहा और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उतर आई। भोला उस फूल को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसके कानों में राजा भोज की गूंजती हुई आवाज टकराई। सावधान, उस फूल को तोड़ने का ख्याल भी मत लाना। वो फूल हमारा है और उसे तोड़ने का अधिकार सिर्फ हमें है। भोला ने मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे से राजा भोज और उनके मंत्री राजनाथ सिंह बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और कदम सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। राजा भोज ने पास आकर ठहरते हुए कहा, कौन हो तुम? भोला राजा भोज को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मैं उससे अपार प्रेम करता हूँ। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। कृपया मुझे यह फूल तोड़ लेने की अनुमति दें ताकि वह स्वस्थ हो सके और मेरा संसार फिर से रोशन हो जाए। चुप रहो, यह फूल हमारा है और इसे तोड़ने का हक सिर्फ हमें है। तभी राजा भोज और भोला के कानों में किसी औरत का कराहट भरा स्वर गूंजा। दोनों ने देखा झील के किनारे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई तड़प रही थी। भोला उसकी ओर देखते हुए बोला, बड़ी अजीब बात है, कुछ देर पहले तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं यहाँ कई देर से पड़ी हूँ बेटा, शायद तुम्हारी नजर मुझ पर नहीं पड़ी होगी। मैं यहीं पास की झोपड़ी में रहती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे बेटे के पास पहुँचा दोगे? राजा भोज ने क्रोध भरे स्वर में उस बूढ़ी औरत से कहा, अरे, अगर तू चल फिर नहीं सकती तो यहाँ तक आई कैसे? आई तो मैं अपने पैरों पर चलकर ही थी बेटा, लेकिन मुझे एक अजीब सी बीमारी है। अचानक मेरे दोनों पैर भयानक रूप से दुखने लगते हैं और दर्द इतना तेज हो जाता है कि मैं अपने स्थान से जरा भी हिल नहीं पाती। बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी उस फूल के भीतर से एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अब तुम दोनों के बीच मुकाबला होगा। आजमाओ कौन मुझे तोड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे, तुम में से केवल एक ही विजेता बनेगा। जो पहले मुझे तोड़ने की कोशिश करेगा और असफल रहेगा, उसका हाथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा
बिना किसी बाधा के मुझे तोड़ लेगा और मैं उसी का हो जाऊंगा। राजा भोज ने बिना एक पल गंवाए उस फूल को थाम लिया, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा ली, फूल अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी फूल के भीतर से गूंजती हुई आवाज आई, तुम अब इस प्रतियोगिता से बाहर हो राजन। अब मुझे तोड़ने का अधिकार सिर्फ दूसरे व्यक्ति के पास है। भोला उस फूल को तोड़ने ही वाला था कि तभी वह बूढ़ी औरत और तीव्र दर्द में कराहते हुए बोली, बेटा, जल्दी से मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचा दे। ये पैर तो जैसे अंगारों पर रख दिए हों। जिस जड़ी बूटी से ये जलता चुभता दर्द मिट सकता है, वो बस मेरे बेटे के पास है। ओह, अब तो एक पल भी सहा नहीं जा रहा। भोला को उस बूढ़ी औरत पर गहरा तरस आ गया। वह धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ा ही था कि तभी राजा भोज ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये मौका हाथ से मत जाने दे, जल्दी से फूल तोड़। तभी फूल के अंदर से दोबारा आवाज आई, मनुष्य, अगर तुम इस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने चले गए तो वक्त निकल जाएगा। फिर मैं कभी तुम्हारे हिस्से में नहीं आऊंगा और तुम हमेशा के लिए इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। यह सुनते ही भोला गहरे मनन में डूब गया। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से पीड़ा में कराह उठी। भोला ने अपनी नजरें फूल पर टिकाते हुए कहा, हाँ, बीमारी का दर्द क्या होता है यह मैं भली भांति जानता हूँ। मेरी पत्नी चाहे ठीक हो या न हो, पर अपनी आंखों के सामने इस वृद्धा माँ को यूं पीड़ा में तड़पते हुए अब मैं सह नहीं सकता। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत रंग बिरंगी किरणों में घिरकर एक अनुपम सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। मुस्कुराते हुए उसने भोला की ओर देखा और बोली, तुम कसौटी पर खरे उतरे हो। अगर तुम मेरी मदद छोड़कर उस फूल को तोड़ने लगते तो वो फूल यहीं से गायब हो जाता और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। मैं इस जेल के किनारे खिलने वाले जाबे फूल की रखवाली करती हूँ। इसे वही ले जा सकता है जिसके दिल में दूसरों का दुख समझने और मदद करने की भावना हो। तुम्हारी पत्नी बीमार थी, फिर भी तुमने पहले मेरी मदद करने का सोचा। राजा भोज ऐसा नहीं करते। अब ये फूल तुम्हारा है, ले जाओ इसे। इतना कहकर वह सुंदर स्त्री वहां से ओझल हो गई। भोला ने जैसे ही उस फूल को तोड़ा, वह अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक पत्थर में बदल गया। राजा भोज मुस्कुराते हुए भोला से बोले, ये पत्थर तो असली में तुम्हारा ही है, ले जाओ इसे और कई मैल में आकर मुझसे मिलना। भोला राम वो पत्थर लेकर सीधे अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर अपनी घरवाली के शरीर से लगाया, उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। अगले दिन भोला राम राजा भोज के महल जा पहुंचा। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला राम, मूर्ख तो मैं था जो अपने ताज के बीच खाली जगह भरने के लिए कोई बेशकीमती चीज ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था वहां कोई अनोखी चीज सजाऊं, पर तुझे देखकर समझ आया कि मेरे पूरे राज्य में सबसे अनमोल और सच्चा इंसान तो तू है। आज से तू मेरे महल में रहेगा, मेरा सलाहकार बनकर, और मुझे सही रास्ता दिखाएगा। तो महाराज, सबसे पहले मेरे गांव के कुम्हार भाइयों को जमींदार के जुल्मों से छुटकारा दिलवाइए। इतना कहकर भोला ने जमींदार के जुल्मों की पूरी कहानी राजा भोज को सुनाई। राजा भोज ने तुरंत हुक्म दिया और उसी पल जमींदार को पकड़कर कैद कर लिया। उस दिन से भोला राजा भोज का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया।